प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पिंजरा पद्धति से मछली पालन करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। गेहूं की फसल के बड़े दुश्मन है खरपतवार, करें इनका सफाया। कृषि के साथ साथ किसानों का रुझान मछली पालन की तरफ बढ़ा है और अपने राज्य में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। अगर किसान मछली पालन को आधुनिक तरीके से करें तो इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और पिंजरा पद्धति से मछली पालन इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो कम जगह में वैज्ञानिक तरीके से पिंजरा पद्धति से किस प्रकार से करें मछली पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AK सिंह। किसान भाई, मछली पालन के बारे में आप जानते हैं, ये आपके लिए कोई नई विषय नहीं है और आज तक आप तालाब पोखर में मछली पालन करते आ रहे हैं। लेकिन जलाशय में, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास जो जलाशय होता है, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों में जलाशय में पिंजरा में मछली पालन का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। होता ये, जैसे कि आप जानते हैं, जलाशय काफ़ी बड़ा होता है। यदि आप इसमें मछली का बीज डालते हैं तो वो बीज कहाँ तक चला जाएगा, वो मछली बड़ी होकर कहाँ कहाँ चली जाएगी, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एक पिंजरा लगाया जाता है जो कि अलग अलग आकार का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। एक जाली से उसको घेर के बनाया जाता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब इस पिंजरे में यदि आप बड़े आकार के मछली का बीज इसमें डाल दें तो उसे रहने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा। मछली का जीवन जो है वो पानी ही है, उसे पानी तो चाहिए ही। साथ ही साथ जो पानी में मछली का प्राकृतिक भोजन है वो उस जाली के छिद्र से भी अंदर आते रहेंगे और मछली उसको खाते रहेगी। अगर आप मछली को कुछ खाना भी दे रहे हैं तो वो जाली के अंदर रहेगा, पिंजरे के अंदर रहेगा और खाना वो दूर दूर भी नहीं जाएगा, मछली उसका समुचित उपयोग कर सकेगी। इस तरह से आप जो मछली को खाना देंगे वो आप ही के द्वारा पाली गई मछलियों द्वारा ही खाई जाएगी, दूसरी मछली उसे नहीं खा सकेगी। तो एक फ़ायदा पिंजरा में मछली पालन करने से ये होता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है, जो भी जलाशय के विस्थापित किसान भाई हैं, यदि उनके पास तालाब नहीं है तो भी जलाशय में मछली पालन करके वो तालाब का जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ले सकते हैं। जो पिंजरा का साइज जो रहता है, जो आकार होता है, ये लगभग 4 मीटर बाई 4 मीटर का होता है। इस तरह से कई सारे पिंजरों को एक साथ मिलाकर उन्हें बैटरी कहा जाता है। जो 4, 16 या 20 कितना भी आप पिंजरा लगा लें। अलग अलग देशों में आप देखेंगे कहीं कहीं गोल पिंजरा भी लगाया रहता है, चरकूट भी पिंजरा होता है। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है, आपके यहाँ जो सामग्री उपलब्ध है और जैसी आपकी सुविधा है, आप पिंजरा उस तरह से बना सकते हैं और इसमें मछली पालन कर सकते हैं। केस के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ती एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केस निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केस के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलोन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है।
एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। जाल साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेश का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के मछली के बीज को पिंजरा में डाल सकते हैं, जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी मांग ज़्यादा हो, लोग जिसे ज़्यादा पसंद करते हो। ये अलग अलग होता है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्य में मछली अलग अलग किस्म के लोग पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अगर रोहू कतला पसंद करते हैं तो दूसरी जगह कॉमन कार्प को पसंद करते हैं, कहीं पर बुआरी को पसंद करते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी मछली का पसंदीदा हो, जिस मछली को लोग पसंद करते हो, आप उसमें इसका पालन कर सकते हैं। अब इस पिंजरे में अगर मछली पालन करना है तो आपको ध्यान देना यह है कि पिंजरे का जो जाली जो लगा हुआ है उससे बड़े साइज का मछली का बीज हो। अगर आप छोटे साइज का मछली का बीज रखेंगे तो उसके जाली से निकल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक अलग पिंजरा भी रखते हैं जिसमें पतला जाली लगाया रहता है और छोटे बच्चों को उसमें डालते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे दूसरे पिंजरे में फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उनको बढ़ने का जगह भी मिलने लगता है और खाना जो आप दे रहे हैं उसका समुचित उपयोग होता रहता है। जल की गुणवत्ता की जांच केज में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, pH इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच जाल के धागे एवं मेश की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेश लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। मछलियों की जांच मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। यहाँ पर पिंजरे में जब मछली पालन आप करते हैं तो पानी का आवागमन काफ़ी होता है, पिंजरे से होकर पानी आते जाते रहता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा जो उससे जो खराब गैस निकलती है अनपचे खाने से या उनके मलमूत्र के सड़ने के कारण, उस गैस का भी प्रभाव मछली पर नहीं पड़ेगा और इनका सफाई होते रहेगा। तो ये एक अतिरिक्त फ़ायदा है। तो इस तरह से आपके पूरे जैसे एक तालाब होता है, जो मछली चाहें वही निकाल सके, वैसा ही पिंजरा एक छोटा मोटा आपके लिए तालाब ही है, लेकिन उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है। मछली स्वच्छ इसमें ज़्यादा अपने आप को महसूस करती है और पानी का आवागमन पिंजरा में ज़्यादा होता है। तो ये सारी फ़ायदे हैं पिंजरा में मछली पालन करने से। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य के सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, इनकी फसल मावट होने के कारण काफी अच्छी है, लेकिन इस फसल में खरपतवार बहुतायत से उगते हैं जो कि फसल को कमजोर कर देते हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। इसलिए आप किस प्रकार से करें गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण, जिस पर तकनीकी सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर महेश कुमार। तो हम बात करते हैं गेहूं में प्रमुख खरपतवारों का। विभिन्न प्रकार के खरपतवार गेहूं में उगते हैं। इसको मुख्य रूप से हम 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य वर्ग है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार शामिल हैं, जैसे कि
कृष्णनील, जंगली पालक, हिरणखुरी तथा पार्थेनियम ग्रास। दूसरा ग्रुप है सकरी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के सकरी पत्ती वाले खरपतवार मुख्य रूप से गेहूं का मामा, जंगली जई इत्यादि शामिल हैं। तीसरा मुख्य खरपतवार है मोथा कुल का खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोथा इत्यादि शामिल हैं। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सभी घासों का ससमय नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गेहूं के खेत में शुरू के 30 से 35 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया जाता है तो इससे उत्पादन में 25 से लेकर 35% तक कमी देखी गई है। अतः खरपतवारों का ससमय नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। गर्मी में गहरी जुताई करके फसलों एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कीट रोग के अवशेष उन्हीं के साथ नष्ट हो जाएं और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। हमेशा बीज को शोधित करके बुआई किए जाए तथा बुआई से पहले बीजों की अंकुरण जांच अवश्य करें। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके, तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, गेहूं के खेत में चूँकि अब बुआई हो चुकी है, इसलिए जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं उनका ही प्रयोग इसमें संभव है। बुआई के करीब 20 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के बाद जब खेत में चलने लायक स्थिति आ जाती है, आपके खेत में पर्याप्त नमी होती है, उस समय आप विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो केवल और केवल सस्ती दवा 2,4-D रसायन का प्रयोग करें। 2,4-D वेटेबल पाउडर भी ले सकते हैं, 2,4-D इथाइल ईस्टर भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी दवा हो, इसका 600 ग्राम से 1000 ग्राम सक्रिय तत्व अर्थात 0.6 किलोग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इस दवा को हम 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खेत में हम छिड़काव करते हुए पीछे को हटते हैं, जिससे हमारे पैरों द्वारा कम से कम हानि हो खेतों में और खरपतवार नाशी दवा सीधे पौधे पर पड़े रहें। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट रहते हैं। लेकिन देखा गया है खेतों में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती तथा मोथा कुल सभी प्रकार के खरपतवार दिखते हैं। तो जब सभी प्रकार के खरपतवार अर्थात कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हो तो ऐसे कंडीशन में हम किसी दूसरी दवा का प्रयोग करें, जैसे कि सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व को हम लेकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके लिए 800 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और इसको बुआई के 20 से 25 दिन बाद हम खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हैं वो पूर्णतया नियंत्रण में आ जाते हैं। कुछ किसान भाइयों का जहाँ पे धान और गेहूं का क्रॉप रोटेशन लगातार चलता है, वहाँ पर मुख्य रूप से जंगली जई और गेहूं का मामा बहुतायत रूप से खरपतवार के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हमारी एक प्रचलित दवा है आइसोप्रोटरान। आइसोप्रोटरान का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेकर के, जो बाज़ार में एरिलान के नाम से भी उपलब्ध है, तो एरिलान या एरिटान जो मार्केट है में उपलब्ध है, अर्थात आइसोप्रोटरान का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व से 1.25 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा लेकर के हम बुआई के 20 से 22 दिनों बाद खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में ही हम इसको 800 से 1 लीटर पानी में घोल करके अगर खेत में छिड़काव कर देते हैं तो इससे हमारा जो है जंगली जई, गेहूं का मामा इत्यादि नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार अगर हम खेत में किसान भाइयों ससमय खरपतवार का नियंत्रण के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। आज बादल छाए रहने के साथ क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा ओलावृष्टि हो सकती है। ओलावृष्टि से बचाव के लिए किन्नू, अमरूद इत्यादि फल वाले छोटे या नए पौधों को पराली या सरकंडों से ढक दें। कम क्षेत्र जैसे किचन गार्डन, फूल, सजावटी पौधे, नर्सरी आदि को तिरपाल से ढककर बचाव किया जा सकता है। पशुओं के लिए हरे चारे को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थान पर रख दें। साथ ही अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखें। जौ की फसल में निराई गुड़ाई करें ताकि खरपतवारों का प्रकोप कम हो। अगर अधिक मात्रा में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखाई दे रहे हो तो 2,4-D एस्टर 750 ग्राम या 2,4-D एमाइन सॉल्ट या मेटासिस्टेरॉन 250 ग्राम सक्रिय तत्व नींदानाशी दवा को 500 से 700 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उर्वरक निराई गुड़ाई के बाद ही डालें। खड़ी फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए नीम का तेल 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर दें। नींबू की प्रजाति में सूखी रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर अलग कर दें। काट छाट के तुरंत बाद कटी हुई टहनियों पर बोडो पेस्ट अवश्य लगाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए स्पेनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने के लिए उत्तम समय है, अतः किसान भाई पॉलीथीन अथवा पॉली हाउस में इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मटर की फसल में भी इस समय पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक का भुरकाव करें अथवा 750 मिलीलीटर डाइनोकैप का छिड़काव करें। न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण रात के समय पशुओं को बाहरी हवा से बचाने के लिए शेड में रखें और उनको गुनगुना पानी पिलाएं। पशुओं के अच्छे वृद्धि और विकास के लिए इनके आहार में खनिज मिश्रण एवं विटामिन का समावेश करें। मुर्गियों के फार्म में धूप के समय दक्षिण दिशा में रंगीन पर्दे लगाएं। भट्टी को चेक करते रहें एवं तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। इसके साथ ही मुर्गियों को गुनगुना पानी पीने को दें। मुर्गियों में किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। और अब एक जरूरी बात, कोरोना बड़ी तेजी से फिर से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए अनावश्यक यात्रा न करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। हाथों को बार बार धोते रहें एवं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। साथ ही घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग अवश्य करें। और जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है वे जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भारजा, जिला सिरोही के कृषक विष्णु कुमार ने। इनके पपीते के पौधों की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, आप इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
पपीते में बहुत सारे सूक्ष्म कीट जो उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं, पपीता की पत्तियों पर वो अपना डंक चूहोते हैं। यह एक विषाणु रोग है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। इसकी शुरुआत एक पौधे से होती है, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। पत्र कुंचन बोलते हैं, लीफ कर्ल, जिसमें सारी पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है, छोटे छोटी पत्तियां रहती है और उनका विकास, ऊपरी विकास रुक जाता है। पौधे में फूल और फल आने रुक जाते हैं। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। आप इसकी रोकथाम के लिए सबसे उचित यही है कि आप उन बाहक कीटों को जिनके कारण ये विषाणु रोग फैल रहा है उसे रोकेंगे। आप अपने बगीचे में 15 दिनों के अंतर पर डाइमेथोएट या क्विनलफॉस, इन दोनों की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव 2 बार बारी बारी से करें। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। इसके साथ साथ आप कीटनाशक के साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर या फिर मैंकोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा आप जरूर पूरे अपने बगीचे में छिड़काव कर दें। प्रत्येक पेड़ पे ऊपर और निचली सतह दोनों पपीते के पत्तों पर और उसके तने पर इसका छिड़काव करने से यह फैलना रुक जाएगा। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।